स्वागत है आपका टॉक्स विद विशाल के इस ऑडियो पॉडकास्ट में। आज हम एंशिएंट इंडिया की स्टडी में एक और अध्याय का अनुवाद करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आपसे निवेदन है कि अपने साथ में एक कॉपी और पेन जरूर रखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही हमारा चैनल टॉक्स विद विशाल अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए आज प्राचीन भारत के अतीत को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि हम उस समय के बारे में जानते कैसे हैं जो हजारों साल पहले बीत गया। हमारे पास क्या सुराग है? ये सवाल ही तो इतिहास की बुनियाद है। इसका जवाब हमें मिलता है स्रोतों में, जिन्हें हम सोर्सेस कहते हैं। हाँ, मोटे तौर पे ये दो तरह के होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। हाँ, साहित्यिक यानी लिखी हुई चीजें, और पुरातात्विक मतलब जमीन से मिली भौतिक चीजें। लेकिन ये बंटवारा भी बहुत साफ नहीं है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, एक सिक्के या शिलालेख पर कुछ लिखा हो तो वो क्या है? वो पुरातात्विक भी है और साहित्यिक भी। बात तो सही है। तो चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। शुरुआत एक कहानी से करते हैं। 12वीं सदी में कल्हड़ नाम के कश्मीरी ब्राह्मण हुए। उन्होंने एक किताब लिखी, राजतरंगिणी। राजाओं की नदी, क्या खूब नाम है ना? और उन्होंने पांडुलिपियों, शिलालेखों, सिक्कों, स्मारकों सबकी छानबीन की। बिल्कुल। कल्हड़ को भारत का पहला इतिहासकार भी कहा जाता है। उनका मानना था कि इतिहास लिखने वाले को एक जज की तरह निष्पक्ष होना चाहिए, राग और द्वेष से ऊपर उठकर। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी अपनी किताब में तथ्य और किंवदंतियों के बीच का फर्क हमेशा साफ नहीं होता। मतलब? वो घटनाओं की वजह अक्सर भाग्य को बताते थे। ओहो, मतलब राजा युद्ध हार गया क्योंकि उसकी किस्मत खराब थी। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि इतिहास लिखना कितना जटिल काम है। कोई एक अंतिम और सटीक इतिहास हो ही नहीं सकता। तो जब हम इन पुराने ग्रंथों की बात करते हैं तो हमारे जहन में कागज पर छपी किताबें आती हैं। हाँ, लेकिन कागज तो भारत में बहुत बाद में आया। हाँ, बहुत बाद में। उससे पहले ज्ञान को ताड़ के पत्तों पर सहेजा जाता था। तालपत्र पर? जी, तालपत्र। और इन्हें बनाने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प था। वो कैसे? देखिए, तालीपट या पालमीरा ताड़ के पत्तों को पहले सही आकार में काटा जाता था, फिर उनमें एक या दो छेद करके एक धागा पिरोया जाता था, और लेखक एक नुकीली कलम, जिसे स्टाइलस कहते हैं, उससे पत्तों पर अक्षरों को उकेरता था। उकेरता था मतलब खुरच कर लिखता था? हाँ, खुरच कर। तो फिर लिखावट को पढ़ने लायक कैसे बनाते थे? उस पर कालेख या कोयले का पाउडर मला जाता था ताकि वो उन उकेरी हुई लकीरों में भर जाए और अक्षर साफ दिखें। अरे वाह! लेकिन इन पांडुलिपियों को कीड़ों, नमी और आग से बचाकर रखना तो एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। सबसे बड़ी चुनौती। इसीलिए पुराने ग्रंथों की नकलें बार बार तैयार की जाती थीं। और इसी नकल करने की प्रक्रिया में कई बार बदलाव भी आ जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। कोई शब्द छूट गया, कोई नई बात जोड़ दी। आज भी हजारों ऐसी पांडुलिपियां हैं जिनका अध्ययन नहीं हुआ है। न जाने कितना ज्ञान खोजे जाने का इंतजार कर रहा है और कितना हमेशा के लिए नष्ट हो गया। अच्छा, तो जब इतिहासकारों को कोई पुरानी पांडुलिपि मिलती है तो वो उसे ऐतिहासिक जानकारी के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखिए, ये एक काफी पेचीदा प्रक्रिया है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज्यादातर प्राचीन ग्रंथ किसी एक व्यक्ति ने एक समय में नहीं लिखे। वे सैकड़ों सालों में विकसित हुए हैं। उनमें समय के साथ नई चीजें जोड़ी गईं। इन्हें कालानुक्रमिक परतें या क्रोनोलॉजिकल लेयर्स कहते हैं। इतिहासकारों का काम इन्हीं परतों को पहचानना होता है। जैसे कि वेद, जिन्हें हिंदू परंपरा में श्रुति माना जाता है, यानी वो ज्ञान जो सुना गया। सही कहा। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी कविताओं का संग्रह है, जिसकी रचना का समय मोटे तौर पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और फिर आते हैं 2 महान संस्कृत महाकाव्य, रामायण और महाभारत। इनकी रचना का दौर भी बहुत लंबा रहा, लगभग 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक। 800 साल। हाँ, 800 साल। इसीलिए इतिहासकार अब महाकाव्य युग जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये कोई एक दौर नहीं था। महाभारत की कहानी 2 चचेरे भाइयों के बीच हुए युद्ध की है, कौरव और पांडव। लेकिन इसमें और भी तो बहुत कुछ है। कहानियां, उपदेश और भगवद गीता जैसा गहरा दार्शनिक संवाद भी इसी का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये युद्ध सच में हुआ था? ये बड़ा सवाल है।
पुरातत्व हमें कुछ सुराग देता है। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र जैसी महाभारत से जुड़ी जगहों पर खुदाई हुई है। हाँ। वहां एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर मृदभांड या पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं। ये लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। तो इससे क्या पता चलता है? कि वहां बस्तियां थीं। हाँ, इससे ये तो पता चलता है कि उस समय इन जगहों पर बस्तियां थीं, लेकिन ये किसी युद्ध का सबूत नहीं है। अच्छा। पुरातत्व हमें संस्कृति के पैटर्न बताता है, किसी एक घटना की पुष्टि नहीं कर सकता। और रामायण, उसकी कहानी तो हम सब जानते हैं। राम का वनवास, सीता का अपहरण और रावण पर विजय। रामायण का विकास भी कई चरणों में हुआ है। एक अध्ययन के अनुसार इसे 5 चरणों में बांटा जा सकता है। शुरुआती चरण मतलब 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह एक वीर गाथा थी, जिसमें राम को एक आदर्श मनुष्य के रूप में दिखाया गया, भगवान के रूप में नहीं। बिल्कुल। बाद के चरणों में इसमें धार्मिक तत्व जुड़ते गए। विष्णु और शिव जैसे देवता महत्वपूर्ण हो गए और राम को विष्णु का अवतार माना जाने लगा। कहानी एक वीर गाथा से एक धार्मिक महाकाव्य में बदल गई। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि वाल्मीकि रामायण के अलावा इस कहानी के और भी कई रूप हैं। हाँ, यही तो इसकी खूबी है। जैन परंपरा में पौमचरियु है, बौद्ध परंपरा में दशरथ जातक है, तमिल में कंबन की इरामामतारम भी तो है। जी, और इन संस्करणों में पात्रों और घटनाओं को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह दिखाता है कि ये कहानियां कितनी जीवंत थी, लोग इनसे जुड़ रहे थे। महाकाव्यों के अलावा पुराण भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पुराण का मतलब ये है पुराना। हाँ, ये 18 महापुराण हैं। इनमें वंशों की सूचियां हैं। और इन वंश सूचियों में मौर्य, शुंग और गुप्त जैसे ऐतिहासिक राजवंशों का जिक्र मिलता है। जी हाँ, जो हमें राजनीतिक इतिहास बनाने में मदद करता है। पुराणों में पहाड़ों, नदियों और तीर्थों का भी वर्णन है। साथ ही वे विष्णु और शिव जैसे देवताओं की भक्ति पर आधारित धार्मिक मतों के उभार को भी दर्शाते हैं। फिर आते हैं धर्मशास्त्र ग्रंथ, जैसे कि मनुस्मृति। ये ग्रंथ धर्म के बारे में बात करते हैं, मतलब समाज में व्यक्ति का आदर्श आचरण क्या होना चाहिए। इसमें वर्ण और आश्रम व्यवस्था के नियम बताए गए हैं। लेकिन ये ग्रंथ सिर्फ आदर्श नियम नहीं बताते, बल्कि वे तत्कालीन सामाजिक वास्तविकता से भी जूझते दिखते हैं। और यहीं पर ये सबसे दिलचस्प हो जाते हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए मनुस्मृति एक द्विज पुरुष और शूद्र महिला के बीच विवाह की निंदा करती है। ठीक है, तो आदर्श नियम ये है कि ऐसा विवाह न हो। हाँ, लेकिन जिन संपत्ति के बंटवारे के नियमों में ये भी बताया गया है कि ऐसी शादी से पैदा हुए बेटों को कितना हिस्सा मिलेगा। एक मिनट, ये क्या बात हुई? मतलब एक तरफ तो उस चीज को गलत बता रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी मान रहे हैं कि ऐसा समाज में होता है और उसके लिए नियम भी बना रहे हैं। ठीक यही बात है। इसी तरह विधवा पुनर्विवाह की मनाही है, लेकिन फिर उन बेटों के विरासत अधिकारों का भी उल्लेख है जिनकी मां ने दूसरी शादी की हो। ये विरोधाभास दिखाते हैं कि एक ग्रंथ कठोर कानून की किताबों के बजाय समाज की जटिलताओं को नियंत्रित करने और समझने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक हमने जिन ग्रंथों की बात की वे ज्यादातर ब्राह्मणवादी परंपरा से जुड़े हैं। क्या उस दौर के और भी नजरिए मौजूद हैं? जरूर हैं, और बौद्ध साहित्य हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया की झलक देता है। सबसे पुराने ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनमें बुद्ध की शिक्षाएं और मठवासी जीवन के नियम संकलित हैं। हाँ, इनमें जातक कथाएं भी शामिल हैं जो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। लेकिन एक ग्रंथ विशेष रूप से ध्यान खींचता है, थेरी गाथा। थेरी गाथा? हाँ, थेरी गाथा यानी वरिष्ठ भिक्षुणियों के गीत। अच्छा। ये उन महिलाओं द्वारा रची गई कविताएं हैं जिन्होंने सन्यास का मार्ग अपनाया था। वाह, मतलब ये महिलाओं द्वारा रचा गया साहित्य है। जी, ये प्राचीन भारत के उन गिने चुने ग्रंथों में से एक है जिन्हें महिलाओं द्वारा रचा गया माना जाता है। ये हमें उस समय की महिलाओं के आध्यात्मिक अनुभवों की एक अनूठी झलक देती हैं। तो प्राचीन भारत के अतीत की हमारी इस पड़ताल से साफ है कि इतिहास को समझना किसी एक किताब से सारे जवाब पा लेने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अलग अलग तरह के सुरागों, महाकाव्यों, नियमों, कहानियों और जमीन से मिले अवशेषों को एक साथ जोड़ने जैसा है। और हर स्रोत का अपना एक नजरिया है, अपनी सीमाएं हैं। ये स्रोत हमें सिर्फ राजाओं और युद्धों के बारे में नहीं बताते, वे हमें दिखाते हैं कि उस समय के लोग दुनिया के बारे में, समय की प्रकृति के बारे में और अपने कर्तव्यों के बारे में कैसे सोचते थे। वे हमें
अतीत के मन में झांकने का एक मौका देते हैं। और अंत में एक विचार, अगर हर लिखी चीज, चाहे वो एक प्राचीन महाकाव्य हो या आज की कोई खबर, उसे लिखने वाले के नजरिए से प्रभावित होती है, तो भविष्य के इतिहासकार हमारे द्वारा बनाए जा रहे डिजिटल दस्तावेजों को देखकर हमारे समय के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे।